नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय रॉयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास कक्षा 10 विज्ञान विषय हिंदी वर्ग के बारे में हम पढ़ेंगे। ये स्पेशल क्लासेज जो हैं वो आपके लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावा की ओर से। इसमें आज पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था या शुरू किया था चैप्टर 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह है, उसी को हम आगे बढ़ाएं। पिछली क्लास में हमने प्रतिरक्षा क्या होती है और उसके जो विभिन्न प्रकार हैं और प्रतिरक्षा की जो क्रियाविधि है उसके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम के अनुसार दी गई है उसको हमने पढ़ा था। इसके बाद में प्रतिरक्षा के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण टॉपिक जो आते हैं, एक प्रतिजन या एंटीजन और दूसरा प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम इसमें स्टडी करते हैं एंटीजन के बारे में। एंटीजन या प्रतिजन जो है वो हम किन्हें कहते हैं और प्रतिजन की क्या विशेषताएं होती हैं। तो प्रतिजन की विशेषताओं में ध्यान में रखें, कोई भी ऐसे बाहरी पदार्थ, बाहरी का मतलब हो गया आउटर, जो शरीर में बाहर से प्रवेश करते हैं, बाहरी पदार्थ या बाहरी कारक इनको हम कह सकते हैं, वो चाहे सूक्ष्म जीव हो चाहे हानिकारक विषैले पदार्थ हो, वो शरीर के अंदर प्रवेश करें और शरीर में प्रवेश करने के बाद में वो प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर दें या शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको सक्रिय कर दें और उसको सक्रिय करके प्रतिरक्षी निर्माण को प्रेरित करें, यानी उनके विरुद्ध शरीर में प्रतिरक्षी बनने लगे। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे? प्रतिजने कहेंगे। तो इसके आधार पर यदि देखा जाए तो परिभाषा जो है, महत्वपूर्ण परिभाषा बनती है प्रतिजन की, उसको ध्यान में रखोगे। सीधी सी बात है, शरीर में बाहर से प्रवेश करने वाले, एक तो ये बात आनी चाहिए परिभाषा में, और दूसरा प्रतिरक्षी के निर्माण को प्रेरित करने का कार्य करने वाले। तो वे बाह्य पदार्थ या वे हानिकारक पदार्थ या सूक्ष्म जीव जो शरीर में बाहर से प्रवेश करते हैं और शरीर में बाहर से प्रवेश करके प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर देते हैं और प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं, उन्हें हम प्रतिजन कहेंगे या फिर एंटीजने कहेंगे। अब ये प्रतिजन या एंटीजन जो हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इनको हमें यहाँ पर देखें। तो प्रतिजन पदार्थों की विशेषताएं ये होंगी कि ये सामान्य रूप से देखा जाए तो कार्बनिक पदार्थ या जैविक पदार्थ होते हैं। जैसे विषाणु हो सकता है, कोई बैक्टीरिया या जीवाणु हो सकता है, कोई कृमि हो सकता है, कोई कवक वगैरह भी हो सकता है, उनका बीजाणु भी हो सकता है, या फिर कुछ जीवों के द्वारा स्रावित किए जाने वाले रासायनिक पदार्थ भी हो सकते हैं, कार्बनिक रासायनिक पदार्थ हो सकते हैं। जैसे मधुमक्खी का डंक जो है या चींटी का डंक जो है, उसमें पाया जाने वाला फार्मिक अम्ल जो है वो भी प्रतिजन का कार्य करता है। तो इस तरह के पदार्थ जो है वो निश्चित रूप से ही कैसे होंगे? शरीर में बाहर से प्रवेश करते हैं। एक तो ये चीज। हालांकि इसमें थोड़ी सी बात ये ध्यान में रखनी है कि कई बार मुख्य रूप से हम प्रतिजन के बारे में ये शब्द काम में लेते हैं कि ये बाह्य कारक होते हैं जो शरीर में बाहर से प्रवेश करते हैं, लेकिन कई बार शरीर की स्वयं की आंतरिक कोशिकाएं जो हैं या आंतरिक कारक जो हैं वो भी प्रतिजन का कार्य करने लगती हैं। ये अपवाद है। तो अपवाद स्वरूप शरीर की खुद की कुछ कोशिकाएं भी कई बार प्रतिजन की तरह से व्यवहार करने लगती हैं और वो शरीर की स्वयं की कोशिकाएं होते हुए भी शरीर या प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो उनके विरुद्ध प्रतिरक्षियों का निर्माण करने लगता है। जैसे कि कैंसर कोशिकाएं, कैंसर कोशिकाएं शरीर में स्वयं में बनती हैं, लेकिन ये कैंसर कोशिकाएं जो है वो कैंसर से ग्रसित हो जाते हैं तो इनमें कुछ ऐसे बदलाव आ जाते हैं कि प्रतिरक्षा प्रणाली इनको प्रतिजन के रूप में पहचानने लगता है। हालांकि ये बाह्य नहीं है, आंतरिक कोशिकाएं हैं। तो इसमें ध्यान में रखोगे कि कौन सी आंतरिक कोशिकाएं हैं जो प्रतिजन की तरह से व्यवहार करने लगती हैं। तो कैंसर कोशिकाएं या वायरस से ग्रसित या वायरस के इन्फेक्शन के कारण से, वायरस के संक्रमण के कारण से क्षतिग्रस्त कोशिकाएं जो हैं उनको कई बार शरीर जो है वो प्रतिजन के रूप में पहचाने लेता है या प्रतिजन के रूप में इनकी पहचान कर लेता है। सामान्य रूप से रासायनिक प्रकृति के आधार पर देखा जाए तो ये जटिल कार्बोहाइड्रेट प्रकृति के होते हैं, या फिर ये प्रोटीन अणु भी हो सकते हैं, या फिर ये वसा अणु होते हैं। तो ये ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा वगैरह के बने हुए अणु होते हैं। और इनका जो अणु भार है, प्रतिजन अणु जो है वो छोटे अणु नहीं होते हैं। प्रतिजन अणु का अणु भार सामान्यतः 6000 डाल्टन या उससे अधिक होता है।
तो एक ये बात भी इसमें, छोटे छोटे एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनको उसके अनुसार ध्यान में रखोगे। प्रतिजन अणु बाह्य कारक होते हैं, शरीर में प्रवेश करके प्रतिरक्षी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। इसके प्रभाव कई बार आंतरिक कोशिकाएं भी अपवाद स्वरूप प्रतिजन के रूप में व्यवहार करने लगती हैं, जैसे कैंसर से ग्रसित कोशिकाएं या फिर वायरस से संक्रमित कोशिकाएं। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा प्रकृति के होते हैं। इनका अणुभार 6000 डाल्टन या उससे अधिक होता है। एंटीजन एक और विशेषता इनकी, प्रतिजन जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो प्रतिजन अणु शरीर में प्रवेश करके प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करते हैं। कैसे? ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करने वाली या बनाने वाली विशेष कोशिकाएं हैं, जिनको बी लसिकाणु कहते हैं। ये बी लसिकाणु जो हैं वो हमारे शरीर में उपार्जित प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं। प्रतिरक्षा के 2 प्रकार पढ़े थे हमने, एक पहले प्रकार की प्रतिरक्षा जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा होती है, दूसरी है उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा में बी लसिकाणु ही कार्य करते हैं। जैसे ही शरीर में प्रतिजन का प्रवेश होता है, बी लसिकाणु जो हैं वो इन प्रतिजनों की पहचान करते हैं, प्रतिजन के रूप में ये पता लगाते हैं या इनके द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि ये शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। तो उस स्थिति में ये बी लसिकाणु उन्हें पहचान लेंगे और बी लसिकाणु इन्हें पहचान कर एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का उत्पादन करते हैं, जिनको हम कहते हैं प्लाज्मा कोशिकाएं। ये प्लाज्मा कोशिकाएं बनाते हैं और फिर ये प्लाज्मा कोशिकाएं उस प्रतिजन के अनुरूप, जैसा कि प्रतिजन है उसके अनुरूप वो प्रतिरक्षी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। इसके बाद में ये प्रतिरक्षी जो है वो प्रतिजन से जुड़ जाते हैं और इससे प्रतिजन प्रतिरक्षी कॉम्प्लेक्स या जटिल या संकुल बनता है। अब प्रतिजन प्रतिरक्षी संकुल जब बन जाता है तो उस स्थिति में शरीर में पाए जाने वाले भक्षकाणु कोशिकाएं हैं वो उसको खाकर या उसको डिस्ट्रॉय करके, उसको नष्ट करके खत्म कर देती हैं। तो इस तरह से एक सामान्य प्रतिजन जो प्रतिरक्षियों की पहचान में नहीं आता या फिर स्वाभाविक प्रतिरक्षा का काम करने वाली जो मारक कोशिकाएं या भक्षक कोशिकाएं उनके पहचान में नहीं आता, प्रतिरक्षियों से जुड़कर उसकी क्या करते हैं, पहचान करवा देते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो प्रतिजन जो है वो छिपकर रहते हैं। इनको नष्ट करने वाले जो सैनिक हैं वो उनको वो दिखाई नहीं देते हैं, यानी ये छिपकर रहते हैं। प्रतिरक्षी क्या करते हैं, प्रतिरक्षी इनसे जाकर जुड़ जाते हैं और उनकी पहचान करवा देते हैं, यानी इनकी पहचान करवाने का काम करते हैं प्रतिरक्षी, और फिर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उनको निष्क्रिय कर देती है या उनको नष्ट कर देती है। तो प्रतिरक्षा की या प्रतिजन जो है वो कैसे प्रतिरक्षा कार्य प्रणाली को विकसित करते हैं उसके बारे में यह सामान्य संदर्भ में सीधा सा ध्यान में रखें। जब प्रतिजन का शरीर में प्रवेश होता है तो उनकी पहचान करते हैं बी लसिकाणु कोशिकाएं और वे रूपांतरित होकर बनाती हैं प्लाज्मा कोशिकाएं। प्लाज्मा कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं प्रतिरक्षी अणु और प्रतिरक्षी अणु जो है वो प्रतिजन से जुड़कर प्रतिजन प्रतिरक्षी संकुल बनाते हैं और वो संकुल जो है उस संकुल को मारक कोशिकाओं के द्वारा या फिर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का कार्य करने वाली जो दूसरी कोशिकाएं हैं वो इन कोशिकाओं को नष्ट कर देंगे। अब इसके बाद में एक और चीज जो है वो ध्यान में रखोगे, प्रतिजन निर्धारक स्थल। प्रतिजन निर्धारक स्थल हम किन्हें कहेंगे? प्रतिजन निर्धारक स्थल की यदि हम बात करें तो एक प्रतिजन अणु जो है वो एक बड़े आकार का वृहद कार्बनिक अणु होता है या कार्बनिक यौगिक होता है। इस प्रतिजन के ऊपर आकर प्रतिरक्षी जुड़ते हैं और प्रतिजन प्रतिरक्षी संकुल बनाते हैं। तो यूं नहीं है कि प्रतिजन पर कहीं भी आकर प्रतिरक्षी जुड़ जाएंगे। ये जैसे ये हमने पढ़ा था कि प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो कैसी होती है, विशिष्ट खास तौर से उपार्जित प्रतिरक्षा प्रणाली। उपार्जित प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो विशिष्ट प्रकार की होती है। इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक विशेष ताला जो होता है उसके लिए एक विशेष चाबी होती है और वो ताला जो है वो उसी विशेष चाबी से खुलेगा, दूसरी चाबी जो है वो उसके ऊपर जुड़ेगी नहीं, उसमें काम ही नहीं करेगी, उसके लीवर में वो घूमेगी नहीं। तो एक विशेष ताले के लिए जैसे एक विशेष चाबी होती है वैसे ही एक विशेष प्रतिजन के लिए एक विशेष प्रतिरक्षी होता है। अब इसका मतलब प्रतिरक्षी प्रतिजन की पहचान कर सकते हैं और फिर उसके बाद में जुड़ते हैं। तो ये प्रतिरक्षी प्रतिजन की पहचान कैसे करेंगे? प्रतिजन पर पाए जाने वाले कुछ विशेष स्थानों के द्वारा। प्रतिजन अणु पर कुछ विशेष प्रकार के स्थान मिलते हैं, इनकी पहचान ये प्रतिरक्षी करते हैं और फिर उससे आकर जुड़ जाते हैं। जैसे एक विशेष स्थान ये हो गया, एक विशेष स्थान ये हो गया, एक विशेष स्थान ये हो गया। इन्हीं स्थलों पर जुड़ेंगे, यूं नहीं कि कहीं पर भी जुड़ जाएं। तो प्रतिजन पर
कुछ विशिष्ट स्थल पाए जाते हैं जहां पर प्रतिरक्षी अणु उससे जुड़ते हैं। ऐसे स्थलों को हम प्रतिजन निर्धारक स्थल या फिर एपिटोप कहते हैं। तो एपिटोप किसे कहते हैं या प्रतिजन निर्धारक स्थल किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा ध्यान में रख लें। सीधा सा है, प्रतिजन अणु पर पाए जाने वाले विशिष्ट स्थल जहां पर प्रतिरक्षी अणु उससे संयोग करते हैं या जहां प्रतिरक्षी अणु उससे जुड़ते हैं, उसे प्रतिजन निर्धारक स्थल या फिर एपिटोप कहा जाता है। एक प्रतिजन अणु जो है उस पर जितने एपिटोप या जितने प्रतिजन निर्धारक स्थल होते हैं, उन प्रतिजन निर्धारक स्थलों की संख्या जो है वो कहलाती है उस प्रतिजन की संयोजकता। संयोजकता यानी संयोजन करने की क्षमता। अब यहां पर एक प्रतिजन की संयोजकता जो है वो क्या होगी कि एक प्रतिजन पर कितने प्रतिरक्षी जुड़ सकते हैं। एक प्रतिजन पर एक प्रतिजन निर्धारक स्थल है तो वहां पर एक प्रतिरक्षी जुड़ेगा, दो हैं तो दो प्रतिरक्षी जुड़ जाएंगे, जैसे इसमें 3 हमने बनाए हैं तो 3 जुड़ जाएंगे, 100 हैं तो 100, 1000 हैं तो 1000। तो एक प्रतिजन अणु पर अब इसके आधार पर प्रतिजन की संयोजकता किसे कहते हैं। इसमें केवल संयोजकता की परिभाषा नहीं, संयोजकता की परिभाषा यदि परीक्षा में पूछ ली जाए तो इसका मतलब वो तो 8वें पाठ से या 7वें पाठ से संबंधित है। 7वां पाठ जो हमने तत्वों के गुणों में पढ़ा था उसमें है, वो तो केमिस्ट्री का पार्ट आता है। प्रतिजन की संयोजकता क्या होती है, ऐसा यदि पूछा जाए तो उसमें ध्यान में रखोगे कि किसी प्रतिजन पर पाए जाने वाले एपिटोप स्थलों की संख्या या प्रतिजन निर्धारक स्थलों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। एक प्रतिजन के जितने प्रतिजन निर्धारक स्थल होते हैं उतनी ही उसकी संयोजकता होती है, और सामान्यतः एक प्रतिजन की संयोजकता यदि देखी जाए तो 100 या उससे ज्यादा ही होती है। तो किसी भी प्रतिजन अणु की संयोजकता जो है वो 100 से कम नहीं होती है, ये चीज ध्यान में रखोगे। उदाहरण में हमने ये 3 बता दिया। हालांकि इस तरह के प्रतिजन जो है वो बड़े आकार के अणु होते हैं, प्रतिरक्षी छोटे होते हैं, तो कई सारे छोटे छोटे अणु उससे जुड़ते हैं। एक धार संयोजकता है तो एक धार प्रतिरक्षी जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से प्रतिजन के बारे में ये कुछ विशेषताएं जो हैं वो निकल कर आई हैं, उनको ध्यान में रखोगे। तो प्रतिजन की विशेषताएं एक बार फिर से, जैसे प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिहाज से हम देख रहे हैं, ये बाह्य कारक होते हैं, शरीर में प्रवेश करके प्रतिरक्षी निर्माण को प्रेरित करते हैं। कैसे प्रेरित करेंगे, ये शरीर में प्रवेश करके बी लसिकाणु को सक्रिय कर देते हैं। बी लसिकाणु सक्रिय होकर प्लाज्मा कोशिकाएं उत्पन्न करते हैं और प्लाज्मा कोशिकाएं प्रतिरक्षी अणुओं का उत्पादन करती हैं। प्रतिरक्षी अणु प्रतिजन से जुड़कर प्रतिजन प्रतिरक्षी संकुल बनाते हैं, जिन्हें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण करने वाली कोशिकाओं के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। ये सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा प्रकृति के होते हैं। इनका अणुभार 6000 डाल्टन या उससे अधिक होता है। सामान्यतः ये बाह्य कारक प्रतिजन जो है वो बाह्य कारक होते हैं जो शरीर में बाहर से प्रवेश करते हैं, लेकिन कई बार शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर की आंतरिक कोशिकाओं की पहचान भी प्रतिजन के रूप में कर लेती है और उनके विरुद्ध प्रतिरक्षी बनाने लगती है। जैसे अपवाद स्वरूप शरीर की कैंसर कोशिकाएं, वायरस से संक्रमित कोशिकाएं जो हैं वो प्रतिजन का कार्य करने लगती हैं। एक प्रतिजन पर कुछ विशिष्ट स्थल पाए जाते हैं जहां पर प्रतिरक्षी अणु से जुड़ते हैं। प्रतिजन सतह पर पाए जाने वाले वे विशिष्ट स्थल जहां प्रतिरक्षी अणुओं का उससे संयोग होता है उन्हें प्रतिजन निर्धारक स्थल या एपिटोप कहते हैं। एक प्रतिजन पर पाए जाने वाले प्रतिजन निर्धारकों की कुल संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है, जो सामान्यतः 100 या उससे अधिक होती है। तो ये हमने पढ़ी प्रतिजन की विशेषताएं। इसके बाद में दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो है वो इसमें हम पढ़ेंगे, वो है प्रतिरक्षी अणु की विशेषताएं। तो प्रतिजन के बाद में अगला जो अपना टॉपिक आता है वो है प्रतिरक्षी या फिर एंटीबॉडी। इसकी विशेषताएं हम पढ़ेंगे। एंटीबॉडी की पहले तो परिभाषा देखें। ये प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा उत्पादित, इनका उत्पादन कौन करते हैं, प्लाज्मा कोशिकाएं, जो रूपांतरित बी लिम्फोसाइट या बी लसिकाणु होते हैं वही। तो प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा उत्पादित होते हैं और ये प्रोटीन प्रकृति के होते हैं और ये बनते हैं कब, किसी प्रतिजन के अनुक्रिया में बनते हैं। तो प्रतिजन की अनुक्रिया में इनका उत्पादन होता है। प्रतिजन की अनुक्रिया का मतलब क्या हुआ, किसी क्रिया के विरुद्ध होने वाली जो प्रक्रिया होती है। एक क्रिया हुई, उसके कारण से होने वाली जो प्रतिक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, अनुक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर जब प्रतिजन का शरीर में प्रवेश हो जाता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है और प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय होकर प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा विशेष प्रकार के प्रोटीन बनाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी कहते हैं। तो प्रतिजन के शरीर में प्रवेश होने पर
या प्रतिजन के प्रवेश के कारण से होने वाली अनुक्रिया के फलस्वरूप प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा उत्पादित विशेष प्रकार के प्रोटीन अणु प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी कहलाते हैं। तो 2-3 बातें इसमें आ गई। प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, प्लाज्मा कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं और कब बनते हैं? प्रतिजन का प्रवेश होने पर। अपने आप नहीं बनेंगे, जब प्रतिजन प्रवेश करेगा तो उसके विरुद्ध बनेंगे। सामान्य स्थिति में ये पहले से नहीं पाए जाते हैं। तो किसी प्रतिजन का शरीर में प्रवेश होने पर प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा उत्पादित विशेष प्रकार के प्रोटीन अणु जो प्रतिजन को नष्ट करने के लिए बनते हैं प्रतिरक्षी अणु कहलाते हैं। ये प्रतिरक्षी अणु की विशेषता हो गई। उत्पादन इनका किन के द्वारा होता है? बी लसिकाणु कोशिकाओं के द्वारा इनका उत्पादन होता है या बी लिम्फोसाइट के द्वारा इनका उत्पादन होता है। बी लिम्फोसाइट प्रतिजन की अनुक्रिया के फलस्वरूप रूपांतरित होकर क्या बनाते हैं? प्लाज्मा कोशिकाएं। तो ऐसा यदि प्रश्न आ जाए कि एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी अणुओं का उत्पादन कौन सी कोशिकाएं करती हैं, तो उसमें दोनों ही उत्तर जो है वो सही माने जाएंगे। बी लसिकाणु कोशिकाएं होती हैं जो फिर रूपांतरित होकर प्लाज्मा कोशिका बनाती हैं और वो क्या करते हैं? प्रतिरक्षी का उत्पादन करते हैं। तो सीधे तौर पर देखा जाए प्रत्यक्ष रूप से तो प्रतिरक्षी का उत्पादन करती हैं प्लाज्मा कोशिकाएं, लेकिन प्लाज्मा कोशिकाएं खुद क्या होती हैं? बी लसिकाणु कोशिकाओं का बदला हुआ रूप ही होती हैं। तो इसमें दोनों चीजें जो है वो उसके अनुसार ध्यान में रखोगे। ये बने होते हैं किसके? प्रोटीन के। जिस प्रोटीन के द्वारा इनका उत्पादन होता है वो ढेर में पाई जाने वाली एक प्रोटीन होती है और उस प्रोटीन को हम कहते हैं गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। शरीर में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन 3 प्रकार के होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो गामा ग्लोब्यूलिन ये इस तरह का होता है गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, या सीधा यूं ध्यान रख लें, ये गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। अब ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के बने हैं और काम करते हैं इम्यूनिटी का यानी प्रतिरक्षा का, इसलिए इनको संक्षेप में आईजी से भी रिप्रेजेंट करते हैं या आईजी से भी दर्शाते हैं और इसका पूरा नाम होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। एक प्रतिरक्षी अणु को इम्यूनोग्लोब्यूलिन अणु भी कहा जाता है, इम्यूनो आई ग्लोब्यूलिन जी। क्यों? क्योंकि ये प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रश्न में ये पूछ लिया जाता है कि प्रतिरक्षी अणु किस प्रोटीन के बने होते हैं, तो उसमें उत्तर दोगे गामा ग्लोब्यूलिन या फिर इम्यूनोग्लोब्यूलिन। दोनों ही उत्तर सही माने जाएंगे। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन आना जरूरी है। तो ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। अब एक चीज और यहाँ पर, जैसे हमने पढ़ा था कि प्रतिजन की सतह पर कुछ विशेष स्थल पाए जाते हैं, जैसे ये विशेष स्थल हो गया, एक ये विशेष स्थल हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इन विशेष स्थलों की पहचान करके उन्हीं पर आकर जुड़ते हैं प्रतिरक्षी अणु। तो जैसे प्रतिजन पर विशेष प्रकार के प्रतिजन निर्धारक स्थल होते हैं, वैसे ही प्रतिरक्षी पर भी कुछ विशेष स्थल पाए जाएंगे। जैसे एक ताला होता है, उस ताले के लीवर में जैसे एक विशेष संरचना होती है, जैसे ये एक ताले का लीवर है जिसमें हम चाबी फंसाते हैं, तो उस लीवर की संरचना जो है वो इस प्रकार से माने बने होते हैं। अब इसमें जो चाबी काम करेगी उस चाबी की संरचना भी तो इसी तरह की होनी चाहिए, वो चाबी भी तो ऐसी बनी होती है। ये चाबी ताले में जाएगी तो उसको घुमाकर खोल देगी। तो एक ताले पर जैसे विशेष पहचान वाले स्थल यानी एपिटोप हैं, वैसे ही उस चाबी पर भी यानी प्रतिरक्षी अणु पर भी कुछ विशेष स्थल पाए जाते हैं जो उस प्रतिजन की पहचान करवाते हैं या प्रतिजन के एपिटोप से जुड़ते हैं। तो प्रतिजन के एपिटोप से जुड़ने के लिए प्रतिरक्षी अणु पर पाया जाता है पैराटोप। ताला प्रतिजन है तो चाबी प्रतिरक्षी हो गया। ताले के स्थल जो है वो एपिटोप हैं, तो चाबी के स्थल यानी प्रतिरक्षी के स्थल जो है वो क्या हो गए? पैराटोप। तो पैराटोप किसे कहते हैं, एपिटोप किसे कहते हैं, वो ध्यान में रखें। दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती परिभाषाएं। एपिटोप का मतलब प्रतिजन अणु की सतह पर पाए जाने वाले विशिष्ट स्थल जहां उससे प्रतिरक्षी अणु जुड़ते हैं एपिटोप कहलाते हैं। पैराटोप किसे कहेंगे? प्रतिरक्षी अणु पर पाए जाने वाले विशिष्ट स्थल जो प्रतिजन के प्रतिजन निर्धारक स्थलों यानी एपिटोप की पहचान करके उसके साथ जुड़ते हैं, पैराटोप कहलाते हैं। एक प्रतिरक्षी पर एक ही पैराटोप मिलता है जो उसके एक एपिटोप से, प्रतिजन के एक एपिटोप से जुड़ता है। अब इसके बाद में ये तो प्रतिरक्षी से निर्धारित संबंधित कुछ सामान्य बातें हो गई। अब इसके बाद में हम अगली चीज जो पढ़ते हैं वो है प्रतिरक्षी की संरचना। एक प्रतिरक्षी अणु या एक एंटीबॉडी अणु की संरचना कैसी होती है।
तो संरचना में कुछ विशेष बातें ध्यान में रखोगे। इसकी संरचना या आकृति जो है वो अंग्रेजी के वाई अक्षर जैसी होती है, कैपिटल वाई जो है उसके जैसी होती है। थोड़े और विस्तृत रूप में देखें तो ये कैपिटल वाई जो है वो इस तरह का दिखता है, जिसमें ये इस प्रकार की संरचना जो है वो दिखाई देती है। ये वाई की दो भुजाएं और ये हो गया इसका आधार। ये वाई की दो भुजाएं और ये इसका आधार हो गया। अब इसमें भी ये देखें तो ये आपस में यूं जुड़े हुए होते हैं। इसको और ज्यादा बड़े रूप में हम देखें तो और ज्यादा बड़े रूप में, जैसे बुक वगैरह में डायग्राम जो है वो दिखाया जाता है, तो उसमें स्थिति जो है वो इस प्रकार से दर्शाई जाती है, या इसकी संरचना जो है वो इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। ये एक भाग हो गया एक प्रतिरक्षी अणु का संरचना, इसी रूप में ध्यान में रख लें। ये इसका दूसरा भाग जो है वो बना देते हैं, और ये संरचना दिखने में एक ऐसी दिख रही है वाई अक्षर के जैसी, इस प्रकार से। अब इससे हम बड़े रूप में देखें तो एक प्रतिरक्षी अणु जो है उसमें ये इस प्रकार की 4 चेन या 4 श्रृंखलाएं हैं। ये ग्लोबुलिन प्रोटीन के बने हैं, और प्रोटीन जो हैं वो बने होते हैं किसके? अमीनो अम्लों के। तो इसमें प्रोटीन अमीनो अम्लों से मिलकर बनते हैं। कई सारे अमीनो अम्ल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। एक गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन या एक प्रतिरक्षी अणु जो है वो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनता है। तो एक प्रतिरक्षी अणु में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। वो श्रृंखलाएं ये हैं 1 2 3 4, 2 तो ये 2 ये जो 4 श्रृंखलाएं हैं इनमें से 2 श्रृंखलाएं जो हैं, 2 प्रकार की श्रृंखलाएं हैं। एक तो है भारी श्रृंखला या एच श्रृंखला जिसको हम कहेंगे, एच का मतलब है यहां पर हैवी। और दूसरे प्रकार की जो श्रृंखलाएं हैं वो हैं हल्की श्रृंखलाएं जिनको हम एल चेन या एल श्रृंखला कहते हैं। एल का मतलब है यहां पर लाइट। अब ये भारी लंबी हैं बड़ी हैं तो भारी श्रृंखलाएं हो गई, इनका अणु भार भी ज्यादा हो गया इसलिए भारी हो गई। भारी श्रृंखलाएं जो हैं वो कितनी होती हैं? 2, और 2 ही क्या है? हल्की श्रृंखलाएं। 1 2 ये दोनों एच चेन है, ये दोनों एल चेन है। एच श्रृंखला में 440 अमीनो अम्ल होते हैं, जबकि इसमें इससे जस्ट आधे 220 अमीनो अम्ल होते हैं। तो ये 220 अमीनो अम्लों से जुड़कर बनी है, ये 440 अमीनो अम्लों से जुड़कर बनी है। इस प्रकार से एच और एल श्रृंखलाएं होती हैं। अब एक बात और ध्यान में रखोगे, प्रतिरक्षी अणु में द्विलक पाए जाते हैं, 2 द्विलक पाए जाते हैं। अब एक द्विलक जो है वो कैसे बनता है? एक द्विलक का मतलब होता है एक एच और एक एल श्रृंखला। तो एक एच श्रृंखला एक एल श्रृंखला ये आपस में जुड़ गई। श्रृंखलाओं को जोड़ने का काम जो है वो करता है डाई सल्फाइड बंध। जैसे ये एक श्रृंखला है, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, इसके बीच में इस तरह के बंध पाए जाते हैं जिनको डाई सल्फाइड बंध कहते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में डाई सल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, और एक हल्की और एक भारी श्रृंखला आपस में जुड़कर डाई सल्फाइड बंध के द्वारा आपस में जुड़कर एक HL, एक भारी एक हल्की श्रृंखला का क्या बनाती हैं? द्विलक बनाती हैं। और फिर ये 2 द्विलक ये भी आपस में डाई सल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं, और डाई सल्फाइड बंध के द्वारा ये जुड़कर क्या बनाते हैं? प्रतिरक्षी अणु। तो एक प्रतिरक्षी अणु की संरचना सही रूप में देखा जाए तो इस प्रकार की है। इसमें एक प्रतिरक्षी अणु की संरचना वाई आकृति की होती है। वाई आकृति की संरचना में 2 हल्की और 2 भारी श्रृंखलाएं होती हैं। हल्की श्रृंखला एल श्रृंखला, भारी श्रृंखला एच श्रृंखला होती है। भारी श्रृंखला में 440 अमीनो अम्ल, हल्की श्रृंखला में 220 अमीनो अम्ल होते हैं। एक हल्की और एक भारी श्रृंखला मिलकर एक द्विलक बनाती हैं, और 2 द्विलक आपस में जुड़कर एक पूरा प्रतिरक्षी अणु जो है वो बनाते हैं। अब एक प्रतिरक्षी अणु जो है इसमें कुछ विशेष भाग जो हैं वो पाए जाते हैं। एक प्रतिरक्षी अणु में 2 प्रकार के स्थल या 2 प्रकार के भाग पाए जाते हैं। एक इसका पहला खंड जो इसका आधार होता है, वो
आधार जो है वो अपरिवर्तनशील खंड होता है। अपरिवर्तनशील खंड का मतलब यहां पर क्या हो गया, ये ऐसा खंड होता है जो अलग अलग प्रकार के प्रतिरक्षी अणुओं में अलग अलग प्रतिजनों के विरुद्ध अलग अलग प्रकार के प्रतिरक्षी बनते हैं। जितने भी प्रकार के, चाहे हजारों प्रकार के प्रतिरक्षी अणु बने, उन सब में ये भाग जो है, जो आधार भाग है, जिसमें केवल भारी श्रृंखलाएं हैं, हल्की श्रृंखला इसमें है ही नहीं, अपरिवर्तनशील, तो इसमें केवल एच श्रृंखलाएं होती हैं और यह सभी प्रतिरक्षी अणुओं में एक ही प्रकार का होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता, इसलिए इसे अपरिवर्तनशील खंड या एफसी कहते हैं। कांस्टेंट फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट का मतलब खंड। तो प्रतिरक्षी अणु में दो प्रकार के खंड पाए जाते हैं, एक अपरिवर्तनशील खंड जो केवल भारी श्रृंखलाओं से मिलकर बनता है या जिसमें केवल भारी श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं, इसे एफसी भी कहते हैं। और दूसरा जो है वो है ये, इसे हमें परिवर्तनशील खंड कहेंगे। परिवर्तनशील खंड जो है वो एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी अणु की भुजा होती है। ये दोनों इसमें परिवर्तनशील खंड हैं। इसमें ऐसे स्थल होते हैं जो अलग अलग प्रतिरक्षी अणु के अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं, प्रतिजन अणु के अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक विशेष प्रतिजन एक विशेष प्रतिरक्षी से ही जुड़ता है या एक प्रतिजन पर एक विशेष प्रतिरक्षी जुड़ता है। कैसे? ये एक चाबी पर जो सांचे होते हैं उसकी तरह से हैं, और इन सांचों की सहायता से ही वो चाबी जो है वो ताले पर काम करती है, यानी प्रतिरक्षी अणु प्रतिजन पर काम करता है। तो इसे परिवर्तनशील खंड कहेंगे, क्योंकि ये अलग अलग प्रतिरक्षी अणुओं में अलग अलग प्रकार के होते हैं, और यही वो स्थल होते हैं जो प्रतिजन के साथ में बंधते हैं। इसलिए इनको प्रतिजन बंधक स्थल या प्रतिजन बंधक खंड भी कहते हैं। FAB, एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट, ये इसको कहा जाता है। तो एक प्रतिरक्षी अणु में दो प्रकार के खंड पाए जाते हैं। इसकी भुजा जो केवल भारी श्रृंखला से मिलकर बनी होती है वो सभी प्रतिरक्षी अणुओं में एक समान होती है, इसलिए उसे अपरिवर्तनशील खंड या FC कहेंगे। जबकि भुजाएं जो हैं वो परिवर्तनशील खंड कहलाते हैं। इन पर विशेष स्थल पाए जाते हैं जो प्रतिजन अणु के साथ में बंधते हैं, इसलिए इसे प्रतिजन बंधक खंड या प्रतिजन बंधक स्थल FAB भी कहते हैं। तो ये प्रतिरक्षी अणु से संबंधित कुछ विशेषताएं यहाँ पर हो गई। अब एक चीज यहाँ पर और ध्यान में रखेंगे, इस स्थल को, वह स्थल जहाँ पर हल्की और भारी श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती हैं, या वह स्थल जहाँ पर अपरिवर्तनशील खंड और परिवर्तनशील खंड आपस में जुड़ते हैं, उस स्थल को कब्जा या फिर हिंज कहते हैं। जैसे एक दरवाजे में होता है, एक दरवाजा जो है उसमें कब्जा लगाता है, ये मान लें चौखट है। अब ये दरवाजा यूं घूमता है, हम जितना चाहें उस दरवाजे को खोल देते हैं उसके अनुसार, आवश्यकता के अनुसार। वैसे ही ये जो भाग है, यहाँ से ये भुजाएं यानी परिवर्तनशील खंड प्रतिजन के अनुसार अपने आप को बदल लेती हैं और अपने आप को एडजस्ट करके उसके अनुसार जुड़ जाती हैं। इस स्थल को कहा जाता है कब्जा। कब्जा या अंग्रेजी में इसको कहते हैं हिंज। तो हिंज या कब्जा, एक प्रतिरक्षी का कब्जा हम किसे कहते हैं? वह स्थल जहां पर परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील खंड आपस में जुड़ते हैं, या जहां पर L श्रृंखला और H श्रृंखला आपस में जुड़ती है, उसे हम प्रतिरक्षी अणु का कब्जा कहते हैं। और इसमें बदलाव करके ये आवश्यकता के अनुसार एक प्रतिरक्षी अणु जो है वो प्रतिजन के साथ जुड़ जाता है या संयोजित हो जाता है। तो ये प्रतिरक्षी अणु की संरचना हो गई। अब इसके बाद में अंतिम जो टॉपिक इसमें आता है वो है प्रतिरक्षियों के प्रकार और उनकी विशेषताएं। तो इनको नोट्स वगैरह में जैसे लिखवाया हुआ है उसके अनुसार ध्यान में रखने, या सारणीबद्ध तरीके से इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। प्रतिरक्षी के प्रकार सीधा सा है, प्रतिरक्षी 5 प्रकार के होते हैं। प्रतिरक्षी अणु जो है वो कुल 5 प्रकार के होते हैं। इसके लिए एक शॉर्ट में ट्रिक है, उसको ध्यान में रख लें। GAME, खेल, गेम, D, ऐसे याद रख लो। ये 5 इसके प्रकार हैं। प्रतिरक्षी अणु के 5 प्रकार जो हैं वो कौन से हैं उनको देखें, 1, 2, 3, 4 और 5। प्रतिरक्षी अणु को हम IG से दर्शाते हैं। तो ये
प्रतिरक्षी अणु हो गए। इसमें जी से लेकर चले G, A, M, E और D, ये 5 प्रकार के प्रतिरक्षी अणु जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। इनका ये नाम जो है वो किसके आधार पर दिया जाता है? H श्रृंखला के आधार पर। इसमें H श्रृंखला किस प्रकार की है उसके आधार पर यह नाम दिया जाता है। H श्रृंखला या तो गामा प्रकार की या अल्फा प्रकार की या म्यू प्रकार की या एप्सिला या एप्सिलॉन भी बोलते हैं प्रकार की या फिर डेल्टा प्रकार की होती है। यदि भारी श्रृंखला गामा श्रृंखला है तो IgG, अल्फा है तो A, म्यू है तो M, एप्सिला है तो E, डेल्टा है तो D। ये इसमें पाई जाने वाली भारी श्रृंखलाएं जो हैं वो हो जाएंगी, उनको ध्यान में रख लें। और फिर इसके बाद में इनकी विशेषताएं, इनके ऊपर आधारित प्रश्न वगैरह पूछ लिए जाते हैं, कई बार लगभग पूछा जाता है एग्जाम में, इनको भी ध्यान में रखोगे। IgG, इसकी विशेषता क्या होगी? ये हमारे शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला या सर्वाधिक सांद्रता में मिलने वाला प्रतिरक्षी अणु है। हमारे शरीर में जितने भी प्रतिरक्षी अणु मिलते हैं उसमें 50% से ज्यादा तो IgG प्रकार के ही प्रतिरक्षी अणु होते हैं। तो यह सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला या सर्वाधिक सघनता में मिलने वाला प्रतिजन अणु होता है। इसके अलावा इसकी एक और विशेषता होती है कि ये प्लेसेंटा को पार कर सकता है। ये इसकी विशेषता है। मां के गर्भ में जब शिशु पल रहा होता है तो गर्भस्थ शिशु और मां का जो शरीर है उसके बीच में उनको जोड़ने का काम करती है प्लेसेंटा अपरा, जराइल, जेर कहते हैं जिसको हम सामान्य भाषा में। वो ये अपरा जो है वो शिशु को, गर्भस्थ शिशु को घेरे हुए रखती है और माता और गर्भ यानी गर्भ में पल रहा जो शिशु है उसके उत्तकों को अलग रखती है। इस कारण से प्रतिरक्षी अणु माता के और शिशु के अलग अलग होते हैं। लेकिन IgG प्रकार के जो है इनकी विशेषता ये होती है कि ये प्लेसेंटा को पार करके गर्भस्थ शिशु में प्रवेश कर सकते हैं। गर्भ में स्थित शिशु में प्रविष्ट हो जाते हैं या प्रवेश करते हैं और फिर उसको रोगों से बचाते हैं या उसके प्रतिरक्षा प्रणाली को ये विकसित करते हैं। ठीक है, तो 2 चीजें, कौन सा प्रतिरक्षी अणु है जो प्लेसेंटा को पार कर सकता है? IgG। कौन सा प्रतिरक्षी अणु है जो सर्वाधिक सांद्रता में पाया जाता है? वो भी क्या होगा? IgG प्रकार का। इसके बाद में दूसरा है IgA, जिसमें भारी श्रृंखला जो है वो अल्फा प्रकार की श्रृंखला होती है। यह है प्रतिरक्षी अणु जो है इसकी विशेषता ध्यान में रखने। कोलोस्ट्रम होता है मां का दूध। मां अपने शिशु को जन्म देने के बाद में जो दूध पिलाती है उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं या खीस कहते हैं या मां का दूध, इसको हम सीधा सा कह सकते हैं। मां जो अपने शिशु को दूध पिलाती है तो वो उसके पोषण के लिए पिलाती है, क्योंकि उसमें पोषक तत्व होते हैं जो उस शिशु का पोषण करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में उसमें प्रतिरक्षी अणु भी होते हैं IgA प्रकार के, और ये प्रतिरक्षी अणु जो हैं वो उस शिशु के शरीर में पहुंचकर उसको रोगों से बचाते हैं। तो कोलोस्ट्रम या मां के दूध में पाए जाने वाले, मां के द्वारा शिशु को जो दूध पिलाया जाता है उसके जन्म के उपरांत से, उसमें कौन से प्रतिरक्षी अणु पाए जाते हैं? IgA प्रकार के। अब एक बात ध्यान में रखें, ये प्रतिरक्षी अणु जो है वो शिशु में बाहर से पहुंचते हैं, या तो मां के दूध से या मां के रुधिर से। और प्रतिरक्षी अणु बाहर से पहुंचकर यदि प्रतिरक्षा का काम करें तो ऐसी प्रतिरक्षा कहलाती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ये दोनों निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण हैं। प्रतिरक्षा के 2 प्रकार पढ़े थे, एक सक्रिय जिसमें शरीर में खुद में प्रतिरक्षी अणु बनते हैं, इसमें शिशु के शरीर में खुद में नहीं बन रहे हैं, बाहर से पहुंच रहे हैं। तो ये दोनों ही उदाहरण जो है वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण हो गए। फिर है IgM प्रकार के प्रतिरक्षी। IgM ये मात्रा में तो कम पाए जाते हैं लेकिन इनका अणुभार सर्वाधिक होता है। अणुभार सर्वाधिक, तो सर्वाधिक अणुभार वाले प्रतिरक्षी अणु कौन से हैं? IgM। या सबसे भारी जो है वो कौन से हैं? IgM प्रकार के। सबसे बड़े प्रतिरक्षी अणु जो है वो IgM प्रकार के होते हैं और ये प्राथमिक प्रतिरक्षी हैं।
शरीर में किसी भी प्रतिजन का प्रवेश होने पर सबसे पहले जो उसके विरुद्ध प्रतिरक्षी बनेंगे ना, वो IgM प्रकार के होंगे। उसके बाद में ज्यादा मात्रा में तो बनेंगे IgG, मात्रा ज्यादा इनकी होती है, लेकिन सबसे पहले ये बनते हैं। तो प्राथमिक अनुक्रिया यही दर्शाते हैं, इसलिए इनको प्राथमिक प्रतिरक्षी भी कहा जाता है। तो इसके बारे में दो बातें आ गई, IgM के बारे में सबसे भारी या सबसे ज्यादा अणुभार वाले, और प्राथमिक अनुक्रिया प्रथम अनुक्रिया में सबसे पहले उत्पन्न होने वाले जो प्रतिरक्षी हैं वो कौन से हैं, IgMA प्रकार के प्रतिरक्षी। फिर है IgE, जिनमें भारी श्रृंखला जो है वो एप्सिलर श्रृंखला होती है। इनकी विशेषता ध्यान में रख लें, ये हमारे शरीर में पाई जाने वाली विशेष कोशिकाएं होती हैं। ऊतकों पर पाई जाती है मास्ट कोशिका, और रुधिर में पाई जाती है बेसोफिल कोशिका। ये मास्ट और बेसोफिल कोशिका से संयोजित हो जाते हैं और फिर संयोजित होकर उनको नष्ट करने लगते हैं। किस परिस्थिति में, जब एलर्जी की परिस्थिति होती है, उसमें एलर्जी से संबंधित ये कोशिकाएं होती हैं। तो एक व्यक्ति को किसी पदार्थ से जब एलर्जी होती है तो वो एलर्जन जाकर उसके शरीर में जब प्रवेश करता है तो वो मास्ट कोशिका और बेसोफिल कोशिका को उद्दीपित करता है, जिससे उसके शरीर में एलर्जी के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में IgE जो है वो मास्ट और बेसोफिल कोशिकाओं से जुड़कर एलर्जिक प्रक्रियाओं का निर्धारण करते हैं या एलर्जी क्रियाओं से ये संदर्भित होते हैं। तो एलर्जिक एक्शन या एलर्जी की जो अनुक्रिया होती है उसके विरुद्ध उत्पन्न होने वाले जो प्रतिरक्षी हैं वो कौन से हैं, IgE प्रकार के। तो एलर्जी से संबंधित है ये भी इंपॉर्टेंट है। IgD ये कोई ज्यादा विशेष नहीं है, इसमें बड़ी श्रृंखला जो है वो डेल्टा श्रृंखला होती है, और ये बी लिम्फोसाइट या बी लसिकाणु कोशिकाओं से ये संबंधित होते हैं, और बी लसिकाणु कोशिकाओं से संबंधित होकर ये शरीर में प्रदाह क्रियाएं उत्पन्न करते हैं। प्रदाह क्रियाएं जैसे किसी स्थान पर जलन होना, उसका लाल हो जाना, वहां पर खुजली सी आना, इस तरह की जो क्रियाएं होते हैं उनसे संदर्भित ये होते हैं। तो 5 प्रकार के हो गए, IgG, A, M, E और D। विशेषताएं ये जो सारणीबद्ध रूप से बताई हैं, तो नोट्स में चाहे सारणीबद्ध तरीके से ऐसे उतार लें या जैसे अलग अलग उपलब्ध करवाए हुए हैं उसके अनुसार देख लें। तो आज के इस टॉपिक में हमने प्रतिजन और प्रतिरक्षी जो हैं उनके बारे में पढ़ा। इसके साथ भी अपना प्रतिरक्षा का जो टॉपिक है वो पूरा होता है। रक्त समूह से संबंधित जो है उसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।